आज से हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनसीईआरटीज़। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर एनसीईआरटी सभी टीचर बताते हैं कि आपको बेसिक से एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। तो आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग फिजिक्स वर्ल्ड और यूनिट मेजरमेंट। आते हैं हमारे आज के टॉपिक मात्रक और मापन पर। देखिए, मात्रक और मापन की हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है यह समझते हैं। हम चारों तरफ से साइंस के रूल से बंधे हुए हैं। कहीं समय पर हमें पहुंचना है, कुछ किलोमीटर की दूरी तय करना है, गर्मी लग रही है तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, सर्दी लग रही है तो टेम्परेचर घटा हुआ है, आंधी चल रही है तो हवा की वेलोसिटी ज़्यादा है, अगर हमें किसी से आगे निकलना है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, एक्सीलरेट करना पड़ेगा, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है तो उसकी एक आवृत्ति है, आवर्तकाल है, समय अंतराल है। मतलब हर भौतिक क्रिया का एक यूनिट है और वह एक दूसरे से रिलेटेड है। आइए हम डिटेल्स में समझते हैं किस तरह से फोर्स, मास, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है। हर फिजिकल वर्ल्ड इज कनेक्टेड टू ईच अदर। हम बहुत ही ल्यूसिड एग्जाम्पल से समझेंगे, डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं। यह है मैडम माया। मैडम माया अपने स्कूल जा रही हैं साइकिल से। अब इनको साइकिल से पहुंचने में इनकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है, लेकिन वो स्कूल को हो रही हैं लेट, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, अर्थात एक्सीलरेट करना पड़ेगा। तो जो टर्म एक्सीलरेट आता है उसको समझते हैं कि इन्होंने अपनी 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज की। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। हर सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ जाती है। एक्सीलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और यह सिंपली फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस डिवाइड बाय टाइम होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सपोज दैट वह पहले 4 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी से चल रही थी, बढ़ाकर उन्होंने अपनी स्पीड 6 मीटर प्रति सेकंड कर ली और यह करने में उन्हें 10 सेकंड का समय लगा। तो नेट डिफरेंस कितना है वेलोसिटी में, 6 - 4 = 2, और यह किया उन्होंने 10 सेकंड में। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसा कंसेप्ट हमारा एक्सीलरेशन। नाउ वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फोर्स। जब भी किसी बॉडी का एक्सीलरेशन में चेंज होता है तो एक्सीलरेशन का चेंज कराने का हमेशा कॉज कौन होता है, फोर्स। तो फोर्स इज द कॉज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और एक्सीलरेशन इन एनी बॉडी। आइए और हम डिटेल से समझते हैं कि यह होता कैसे है। हम इसे न्यूटन सेकंड लॉ से समझते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ बेसिकली फोर्स को डिफाइन करता है। तो आइए हम पहले फोर्स की डेफिनेशन समझते हैं। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या अवस्था परिवर्तन का प्रयास करता है। अब मैडम माया की अवस्था क्या थी, 4 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, लेकिन उन्हें एक्सेलरेट करना था तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी करनी थी। इसके लिए उन्होंने क्या कराया, फोर्स लगाया। आइए और डिटेल से समझते हैं। मैडम माया और साइकिल दोनों का मिलाकर 80 kg मास था। एक्सीलरेशन कितना किया था उन्होंने, 0.2। तो यहाँ पर टोटल फोर्स मैडम माया ने कितना लगाया, उनका टोटल मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि मास, एक्सीलरेशन और फोर्स दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और किस तरह से हैं कि जब कभी भी हम फोर्स लगाते हैं तो वह किसी बॉडी की पोजीशन चेंज करता है। जैसे मैडम माया ने अपनी 4 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड कर ली थी। अब होता क्या है कि तेज़ी से हवा चलने लगती है पीछे की तरफ और उनकी स्पीड 6 से पुनः 2 हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, उनकी स्पीड घट रही है। तो क्या हो रहा है, नेगेटिव एक्सीलरेशन आ रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर हमारी स्पीड कितनी हो गई, फाइनली 2, और इनिशियल कितनी थी, 6। यदि यह होने में 4 सेकंड का वक्त लगता है तो यहाँ पर हम टोटल निकाल पाएंगे कि स्पीड घटी -4 और टाइम लगा 4 सेकंड, एक्सीलरेशन -1। तो ये था कंसेप्ट फिजिक्स का और नेगेटिव एक्सीलरेशन का। तो यहाँ पर हमने समझा कि फोर्स, मास, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। और हमें कुछ भी रटना नहीं है, यहाँ पर हम चीज़ें समझेंगे। अब यहाँ पे पप्पू भैया से समझते हैं। पप्पू भैया अपनी बाइक चला रहे हैं। इनका टोटल वेट बाइक और उनका 80 kg है और वह 10 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या 10 सेकंड का टाइम लगता है पप्पू भैया को। तो एक्सीलरेशन तो बहुत आसानी से निकाल लोगे कि पप्पू भैया पहले 10 पे चल रहे थे, अब 30 पे चल रहे हैं, समय लिया 10 सेकंड। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड।
दिस इज द। लेकिन याद रहे यहाँ पर हमें मास केवल पप्पू भैया का नहीं लेना है, पप्पू भैया के साथ बाइक भी ऐड करनी है, तभी हमारा राइट आंसर आएगा। तो टोटल मास है 80 kg और यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना था 2 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल फोर्स बाइक के इंजन ने कितना लगाया 160 न्यूटन। अब एक और समझते हैं लल्लन लाल। ये लल्लन लाल दौड़ लगा रहे हैं। अब लल्लन लाल भैया 80 किलो के विराम अवस्था से शुरू करते हैं, अर्थात 0 मीटर पर सेकेंड से, और ये अपनी 4 सेकेंड में स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड कर लेते हैं। तो लल्लन लाल भैया ने कितना फोर्स लगाया, कैलकुलेट करिए, वीडियो रोक के आप आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्टार्टिंग इन्होंने 0 से की, फाइनली 4 मीटर पर सेकेंड, और 4 सेकेंड में आए तो एक्सीलरेशन कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब लल्लन भैया 80 किलो के हैं तो फोर्स कितना 80 × 1 80 न्यूटन। तो देखिए कितना आसान है यहाँ पर हर चीज़ों को विजुलाइज करके सॉल्व कर पाना। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक फ़्लाइट आ रही है दिल्ली से, अब इसको गोवा में लैंड करना है। फ़्लाइट में टोटल 22,000 kg के लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर 65 मीटर पर सेकेंड से 3.5 सेकेंड में उसे रुकना है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, डी एक्सीलरेट करना पड़ेगा। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी डियर एस्पायरेंट 0, इनिशियल कितनी थी 65। तो अब आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब यहाँ पर हम मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा फोर्स। अब एक्सीलरेशन याद रहे यहाँ पर नेगेटिव है, इसे मंदन भी कहते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन भी कहते हैं। तो आइए हमने कंसेप्ट समझा फोर्स, वेलोसिटी, मास और एक्सीलरेशन। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा बीमीय सूत्र और बीमीय समीकरण। तो डियर एस्पायरेंट, सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि जितनी भी भौतिक राशियां हैं उन्हें मूल राशियों के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन आता है मूल राशियां कौन कौन सी हैं। तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी और मास यानी द्रव्यमान। जितनी भी राशियां हैं सभी को हम मूल राशियों से डिफाइन कर सकते हैं और उनके मात्रक मूल मात्रकों के आधार पर लिख सकते हैं। जैसे कि मोमेंटम का m/L/t-1, तो m मास का हो गया, मूल राशि है, l मूल राशि है, t मूल राशि है। फ्रिक्वेंसी 1/टाइम पीरियड, तो 1/t टाइम इनवर्स t के फॉर्म में आ जाएगा। सेम प्रेशर भी है, फोर्स अपॉन एरिया। जितने भी मैंने इस पेपर पे लिखे हैं वह सभी मूल राशियों से रिलेट करने की कोशिश की है। इन राशियों को कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक या राशियाँ। अब यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो मूल राशियों से बन सकती हैं। एक्सीलरेशन, फोर्स, इम्पल्स, वर्क, एनर्जी, पावर, मोमेंटम, प्रेशर, स्ट्रेन, स्ट्रेस, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी। ये लिस्ट दिखाने का अभिप्राय मेरा यह है कि आप सभी राशियों को मूल राशियों के फॉर्म में लिख सकते हैं और इन्हीं को हम डायमेंशनल नंबर कहते हैं और इन्हीं से डायमेंशनल इक्वेशन बनती हैं। तो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट। जब हमें कभी भी बात करनी होती है दो ग्रहों या तारों के बीच की दूरी की, तो हमें यहाँ पर प्रकाश वर्ष जड़े बड़े मात्रक यूज़ करने पड़ते हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि यह दूरी आखिर होती कितनी है। तो देखिए मैं गैलेक्सी को आपको जूम आउट करके दिखाऊंगा और आपको उससे अंदाज़ा लगेगा कि वास्तव में चीज़ें कितने विशालकाय हैं। एक हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, जिसमें हम रहते हैं, दुग्ध मेखला हिंदी में बोलते हैं इसको। तो इस मिल्की वे में असंख्य तारे हैं और उन तारों के बीच की जब दूरी का हमें अनुमान लगाना होगा तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि यह दूरी किस तरह प्रकाश वर्षों में नापी जाती है। प्रकाश वर्ष बेसिकली प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है। अब आप समझ सकते हैं 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चल जाता है, तो 1 साल में उसकी दूरी सिंपली मैथमेटिकली आप कैलकुलेट कर सकते हैं और कई हजार करोड़ प्रकाश वर्ष चीज़ें दूर हैं। तो ये दूरी कितनी अधिक होगी आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा कंसेप्ट है एक्यूरेसी और प्रिसीजन और एरर मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक्यूरेसी होता क्या है। एक्यूरेसी से मतलब है अगर कोई निशानेबाज अपने टारगेट पे निशाना लगा रहा है तो वह अपने टारगेट के कितने नज़दीक निशाना लगा पा रहा है, वह है उसकी यथार्थता। यदि वो लगातार 2 निशाने लगाता है और उन दोनों निशानों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को कहेंगे प्रिसीजन। और त्रुटि होती है जब हम किसी चीज़ पे मेजरमेंट में गलतियाँ कर देते हैं। सपोज दैट एक कपड़ा बेचने वाला है, उसका मीटर ही छोटा है तो वह त्रुटि करेगा। ऐसा हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। आते हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। आज के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमारे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो सदिश से अभिप्राय वह है जिसके लिए हमें दिशा बतानी पड़ेगी। जिस राशि के साथ हमें दिशा बतानी पड़े वह कहलाती है सदिश, और जिस राशियों के साथ दिशा की आवश्यकता ना पड़े अदिश।
तो यहाँ पर विस्थापन हमें दिशा बतानी पड़ेगी, वेग के लिए बतानी पड़ेगी, बल के लिए बतानी पड़ेगी, आयतन के लिए नहीं बतानी पड़ेगी। आइए हम वॉल्यूम यानी आयतन की बेसिक डिफिनेशन से समझते हैं कि आयतन होता क्या है। कोई भी वस्तु ब्रह्मांड में जितना स्थान कवर करती है वह उसका आयतन कहलाता है, और आयतन अदिश होता है, इसके लिए कोई भी दिशा की जरूरत नहीं होती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। माइक्रोन बराबर होता है, डियर एस्पायरेंट, माइक्रोन इज ए यूनिट ऑफ लेंथ, और यह बहुत ही छोटी इकाई को नापने के लिए होती है। 10⁻⁻6 मीटर इक्वल टू 1 माइक्रोन। तो यहाँ पर mm से रिलेट करना है, तो 1 mm का 1,000वां हिस्सा क्या कहलाएगा? माइक्रोन। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हेयर। 1/1000 mm इज कॉल्ड 1 माइक्रोन, जो कि 10⁻⁻6 के बराबर होगा। यदि यहाँ पर प्रश्न में नैनोमीटर पूछा होता तो नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर होता है। तो याद रहे, माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर, नैनो 10⁻⁻9 मीटर। पारसेक किसकी इकाई है? डियर एस्पायरेंट, पारसेक जैसे कि हमने लाइट ईयर की बात की थी, पारसेक भी इसी तरह एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, अर्थात यह बहुत ही बड़ी दूरी की इकाई है जो कि हम किस में यूज़ करते हैं? एस्ट्रोनॉमी में। आइए हम बात करते हैं सभी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में और उनके रिलेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट ईयर के बारे में, जो सबसे ज़्यादा यूज होती है। लाइट ईयर की वैल्यू अगर पूछी जाए 9.46 × 10⁻15 मीटर, और यहीं पे अगर पारसेक की वैल्यू पूछी जाए तो पारसेक 1 पारसेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, अर्थात एक लाइट ईयर का 3.26 गुना होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। नैनो कणों का आकार निम्न में से किसके बीच होता है? तो सबसे पहले तो हमने नैनो के बारे में समझा था, नैनो इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। नैनो अगर माइक्रो की बात होती तो माइक्रो पार्टिकल इज 10⁻⁻6। कोरोना वायरस का आकार भी नैनो कण के बराबर है। तो ऑप्शन सी कितना है यहाँ पर? 1 nm to 100 nm पार्टिकल्स कॉल्ड नैनो पार्टिकल। अब नैनो पार्टिकल के आधार पर ही नैनो रिसर्च टेक्नोलॉजी भी होती है, आपने इसके बारे में सुना होगा, नैनो टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में बहुत ही अधिक डे टू डे न्यूज़ में हम सुनते रहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। फर्मी किसका मात्रक है और जो व्यक्त करती है? तो फर्मी बेसिकली लंबाई का मात्रक है, यह लंबाई का सबसे छोटा मात्रक है। इसकी वैल्यू भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। आइए और भी यूनिट्स पर हम बात कर लेते हैं। यदि क्वेश्चन होता है एंगस्ट्रॉम पर तो 10⁻⁻10 होता, नैनो होता तो 10⁻⁻9 होता। अगर हम माइक्रो की बात करते, माइक्रोन की बात करते तो 10⁻⁻6 होता, और मिलीमीटर 10⁻⁻3। तो क्रम याद रखिएगा, सबसे कम फर्मी -15, फिर एंगस्ट्रॉम -10, फिर नैनो -9। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। प्रकाश वर्ष होता है, यह यूपी लोअर क्वेश्चन है जिसमें हमें प्रकाश वर्ष बताना है, और हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि यह एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। प्रकाश की किरण एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है वह कहलाती है प्रकाश वर्ष, और यह क्या है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। यदि यहाँ पर पूछा जाए कि सूरज से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है, तो इसका राइट आंसर है 8.31 मिनट। यदि क्वेश्चन सेकेंड्स में पूछा जाए तो 499 सेकेंड लगते हैं सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। यांत्रिक ऊर्जा की एसआई मात्रक क्या है? तो सबसे पहले हम समझते हैं एसआई का मतलब क्या है। एसआई स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। तो यहाँ पर हमें यांत्रिक ऊर्जा का बताना है। तो डियर एस्पायरेंट, मैं आपको बता दूं कि सभी प्रकार की ऊर्जा और कार्य का मात्रक सेम है। ऊर्जा और कार्य का मात्रक सेम है, जो कि जूल है। बात करें वाट की, तो वाट शक्ति का मात्रक है। वाट इज ए यूनिट ऑफ पावर। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ऊर्जा का पूछा जाए तो जूल, और अगर शक्ति का पूछा जाए तो वाट। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हेयर। अब अगर हम आवेग की बात करते तो न्यूटन सेकेंड हो जाता। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पर। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी? तो डियर एस्पायरेंट, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हेयर। आइए हम और डिटेल्स में जान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है। तो बेसिकली 1 जूल इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 कूलाम। अब यहाँ पर हमारा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू
1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हेयर, दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। डेसिबल इज द यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी। यह यूपीपीसीएस प्री 1995 का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बताना है डेसिबल इज द यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी। तो डियर एस्पायरेंट, डेसिबल बेसिकली द यूनिट ऑफ साउंड। तो साउंड में हम क्या करते हैं, ध्वनि के स्तर की माप करते हैं। अब यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि कितनी ध्वनि की स्तर होगी वह प्रदूषण में बदल जाएगा, ध्वनि प्रदूषण में। तो हमारी जो श्रवण क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। 20 किलो हर्ट्ज के बाद अगर कोई आवृत्ति है तो दैट इज कन्वर्ट इनटू द साउंड पॉल्यूशन। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हेयर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। मेगावाट बिजली नापने की इकाई है, वह क्या है। तो बेसिकली जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं या जो भी यूनिट जनरेशंस होती है, बेसिकली हम उनको मेगावाट में नापते हैं। मेगावाट एक ऊर्जा की बहुत बड़ी इकाई है जिसमें हम ऊर्जा के उत्पादन की क्षमता को मेजर करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी पावर प्लांट की जब क्षमता के बारे में बात की जाती है तो हम बताते हैं यह पावर प्लांट इतने मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। तो दिस इज द बेसिकली यूनिट ऑफ पावर जनरेशन। जो जनरेटर्स होते हैं इसके हैवी जनरेटर्स या टरबाइंस इसी क्षमता के आधार पर तय होते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो ऊष्मा बेसिकली हीट एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। तो ऊष्मा की इकाई क्या है हमारी, कैलोरी। कैलोरी इज द बेसिक यूनिट ऑफ थर्मल। यहाँ पर किलो कैलोरी, सो किलो कैलोरी इज द 1000 टाइम ऑफ कैलोरी। किलो जूल, किलो जूल ऑल्सो जूल थॉमसन कॉफिशिएंट से हम रिलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर वाट जो है वो ऊष्मा की इकाई नहीं है। अब आपको मैं समझाऊं कि ये कैसे नहीं है। वाट इज बेसिकली जूल पर सेकेंड। वाट किसका मात्रक है, शक्ति का। यह ऊर्जा की इकाई नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट हेयर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आते हैं एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। डेसिबल, डेसिबल द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, दैट इज करेक्ट। हॉर्स पावर, हॉर्स पावर है शक्ति की इकाई है, दैट इज 746 वाट। समुद्री मील दूरी की है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है। सेल्सियस इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ऊष्मा की इकाई क्या होती है, जूल या केल्विन। तो यहाँ पर सेल्सियस इनकरेक्ट ऑप्शन है। सेल्सियस इज बेसिकली द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। सेल्सियस के अलावा और कौन कौन सी यूनिट हैं, फ़ारेनहाइट, केल्विन, सेल्सियस, दे आर द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापी जाती है। द वेलोसिटी ऑफ एयर इज मेजर बाई विच पैरामीटर। तो बैरोमीटर डियर एस्पायरेंट हमारा किसके लिए होता है, प्रेशर मेजरमेंट के लिए। हाइड्रोमीटर होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी मापने के लिए। जो हमारा एनीमोमीटर होता है, एनीमोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड। तो विंड की स्पीड मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाएगा, एनीमोमीटर। हाइड्रोमीटर बेसिकली यूज़ होता है किसी भी बैटरी के जो एसिड होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जो स्वतः ही क्षय होते रहते हैं। वह बहुत ही हैवी उनका न्यूक्लियर होता है और बिकॉज ऑफ देयर रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी दे डिके विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्यूरी, जो मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी जो हस्बैंड वाइफ थे, इन लोगों ने रेडियो धर्मिता पर रेडियम नामक पदार्थ की खोज भी की थी और उन्हीं के नाम पर रेडियो धर्मिता की इकाई की गई। अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की, तो हेनरी बैकोरल ने की है। यहाँ गलती से भी क्यूरी मत टिक कर दीजिएगा, राइट आंसर होगा हेनरी बैकोरल। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। यह मूल एसआई मात्रक नहीं है। तो यहाँ पर एम्पियर, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि कौन कौन सी यूनिट थी जिनको हम मूल राशियों के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, समय, टेम्परेचर, ज्योति तीव्रता, मास, एम्पियर। सो दे आर द बेसिक यूनिट्स। बट यहाँ पर न्यूटन क्या है, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। और फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर मास है, एक्सीलरेशन है, तो दे कैन बी डराइव्ड। तो वह व्युत्पन्न राशि है। न्यूटन व्युत्पन्न राशि है, मूल राशि नहीं है। न्यूटन बल का मात्रा। यह था हमारा एनसीईआरटी का बेसिक कंसेप्ट और क्वेश्चन सेक्शन। इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए
ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ऑसम डे।